अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और मुतालबा ये किया कि उनके मामलात में इंसाफ की फराहमी में कुछ दबाव के मामलात हैं और उनके जो रनिंग है उसमें मुदाखलत की जाती है। उसके बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। आपको मालूम है कि पहले 2 दफ़ा 2 इजलास हुए, जुडिशल कमीशन के फुल कोर्ट बैठी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। उनकी टीम उनके साथ थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साथ थे, वज़ीर कानून साथ थे, चीफ जस्टिस साहब के साथ भी उनके जो सीनियर मोस्ट जजेस थे और बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। ऐलान ये किया गया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा और आज हफ्ते के रोज़ वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिली है उसके मुताबिक एक इंक्वायरी कमीशन जो कि 1 रुकनी होगा उसके क़याम की मंजूरी दे दी गई है और उस कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी होंगे और ये भी इत्तलात है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने सरबराही कबूल कर ली है। अब ये कमीशन कैसे काम करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इस कमीशन की कार्रवाई का जो नतीजा है वो क्या माजी के बहुत से कमीशनों की तरह का होगा या नतीजा खेज़ होगा, ये बहुत से सवालात हैं जो आज हर आदमी पूछ रहा है। इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए सबसे जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सनस होते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं होते बल्कि वकला हैं, वो अफराद जिनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई अदालती मुश्काफियों में और बेंच और बार के मामलात को समझते हैं। तो आज इसी वाले से हमने अपना पैनल तरतीब दिया है। डिस्टिंग्विश्ड पैनल है मेरे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत से तारुफ हैं, आप फॉर्मर सदर हैं इस्लामाबाद बार के भी, इसके अलावा एडवोकेट जनरल भी रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सर आपकी आमद का शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और आप आम तौर पर उनको पाकिस्तान टेलीविज़न की मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल की स्क्रीनों पर देखते हैं और कानूनी और आइनी मामलात पर अपनी तजज़िया देते रहते हैं। हाफिज़ साहब आपका भी शुक्रिया। साथ में ज्वाइन किया है राजा खालिद एडवोकेट साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं और आइनी और कानूनी मामलात पर अपनी बड़ी वाज़े और दबंग राय रखते हैं। राय साहब आपके भी ज्वाइनिंग का शुक्रिया। नया साहब आप ये बताइएगा, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट तो हो गई, इंक्वायरी कमीशन भी बन गया और उसके सरबराह ने उसकी ये सरबराह भी कबूल कर ली। आपकी बतौर लायर और बतौर मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक साहब ये है कि हम तमाम लोग आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, गारंटी देता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी या रूल ऑफ लॉ या सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अब जब ये ख़त लिखा गया है और इससे ख़त से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में लोग हम कह रहे थे कि जो फैसले हो रहे हैं वो मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे और एतराज़ात आ रहे थे। ख़ासकर तोशा खाना का फ़ैसला था, वो जिस तरीके से तोशा खाना का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने किया यहाँ पे हुआ और जो हालात चल रहे थे, फिर नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से कन्विक्टेड पर्सन को एयरपोर्ट पे रिसीव किया गया, फिर इमरान खान को विद इन द प्रीमिसेस जो आइनी तौर पे अपना राइट लेने गया उसको हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर से गिरफ़्तार किया गया। तो ये जजेस जो प्रेशराइज थे वो इस प्रेशर के बाद उन्होंने एक प्रेशर तो उस वक्त भी था ना जब एक जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि मेरे पे प्रेशर था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब आपके खिलाफ पास केस आएगा तो आपने फला पैसा देना है, फैसला देना। और अब उस केस के हवाले से उनको जो है वो उनकी जो सजाएं मिली थी उनको वो ख़त्म हो गई हैं। तो फिर प्रेशर तो वो भी था ना। प्रेशर था और उसको पता है कि किसने लीड किया, वो मेरे ही और मैं हर पेशी पे जाता रहा और मेरे ही ग्रुप के मेरे सीनियर हामिद खान उसके वकील थे, तो हम उनके साथ स्टैंड कर रहे थे। बेशक रावलपिंडी बार जहाँ ड्रेस किया उसने नहीं किया, लेकिन हामिद खान साहब इस पे कमीशन पे कि ये कमीशन ये लेटर जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और जजेस के जो खदशात थे जो उन्होंने इस ख़त के अंदर लिखा है कि जिस तरीके से वो प्रेशराइज थे और अपने चीफ जस्टिस को ही कहते रहे, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी थी वो भी अंडर प्रेशर थी। क्या ये ज़िम्मेदारी बीइंग हेड ऑफ द जुडिशरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की ज़िम्मेदारी थी और जो मौके पे ख़त में आया कि वो उनको तसल्ली भी देता रहा।
209 میں یہ ایکچولی کمپلینٹ کس کے خلاف تھی؟ یہ ریفرنس تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف. اکثر یہ بحث ہو رہی ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل نہیں تھے. سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی دیکھنا تھا اور تمام اس خط کا ایڈریس جو ہے تمام ججز کو کاپی کی گئی. سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دیکھتی اور اس جج کے خلاف 209 کے خلاف اس جج کے خلاف میں بالکل ہم اس کو بالکل نامنظور کرتے ہیں کیونکہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ کے نیچے بنایا گیا. کیا سٹنگ ججز کا ایک پرائم منسٹر کو چیف جسٹس آف پاکستان اپنے پاس بلاتے ہیں اور ایگزیکٹو ہیڈ کو نیچے ایگزیکٹو جن کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ انکوائری سنیں گے؟ اس کو ہم منظور نہیں ہے. دو پہلو ہیں جو کہ پہلے سیگمنٹ میں وقت کم ہے. میں یہ چاہوں گا ایک تو بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بیسکلی سیاسی جماعتوں کا ڈومین نہیں ہے, یہ بینچ اور بار کا معاملہ ہے, بینچ اور بار کو فیصلہ کرنا چاہیے, اس کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے کہ اس پہ کیسے آگے بڑھنا ہے. اگر پی ٹی آئی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو کہاں تک ریلیونٹ ہے؟ دوسرا یہ بات درست لگتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اسلامی سربراہ بھی ہیں نا ہائی کورٹ کے, تو اگر ججز کو کوئی کمپلینٹ ہے یا تھی تو ان کو دور کرنا چاہیے تھا, اس کو سننا چاہیے تھا. دیکھیں چور صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کی جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر جو پچھلے 5 دن گزرے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی اتنے ججز نے اکٹھے ہو کے لیٹر جو ہے اپنے چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے نہیں لکھا, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 5-6 سال سے بار بار پولیٹیکل کویسچنز اور بار بار پولیٹیکل پارٹیز نے کورٹ کے اندر کیس لے جا کے اپنے ججز کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے, اور یہ ایکسپیرینس ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی دیکھا اور یہی سپریم ایکسپیرینس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے. اور دوسری اس کے اندر جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر لیٹر آ گیا ہے تو اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ اب اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کے ہائی کورٹس ہیں, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے اس کو بھی پروٹیکٹ آپ کی جوڈیشری نے کرنا ہے. ایگزیکٹو نے سپورٹ کرنا ہے, بار ایسوسیشن نے سپورٹ کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ایکشن کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن انہیں امپاورڈ کرتا ہے اور ان کا ہی ڈومین ہے. اب جو چیز آئی ہے تو اگر آپ کل کی جو پریس ریلیز آئی تھی, اگر آپ اس کو سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیز کی پرسوں جو آئی تھی, اس کے اندر سارے سیکوینس آف فیکٹس آئے ہیں. اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ان ججز کو بھی ملے, اس کے بعد بار ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ کو بھی ملے جو سپریم کورٹ ہے, آپ کے پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیڈ کو بھی ملے. اس کے بعد یہ ہے کہ فل کورٹ کی میٹنگ بھی ہوئی. اس فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد جو ہے یہ طے ہوا کہ جی پاکستان کے چیف ایگزیکٹو سے ملنا چاہیے. وہ میٹنگ بھی اس کے اندر ہوئی. اس میٹنگ کے بعد دوبارہ فل کورٹ کے اندر گئے. اب جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس کو انکوائریز آف کمیشن ایکٹ کے اندر کروانا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کانکرنس دی ہے کہ ایگزیکٹو چونکہ اس کو انیشیٹو لا کے اندر جو ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اب دو چیزیں اگلی بھی ہیں کہ اگر تصدق جیلانی صاحب کا نام آج آیا ہے تو اس کے اوپر بھی جوڈیشری کی کانفیڈنس ہے, اور اگر آپ ان کی ابھی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ جو سپریم کورٹ نے کانفیڈنس کیا ہے میں اس کانفیڈنس کو پورا کروں گا, اور میں ان کا شکریہ راجہ خالد صاحب کی ایک سیکنڈ آپ کی باری بات میں آ جائے گی, ون لائن اور ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کمیشن بن گیا ہے اس کے ٹیو آرز کے اندر بھی ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا انپٹ آئے گا. 2 دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہم وے فارورڈ پہ جانا چاہیے. اس کو پولیٹیسائز کر کے ریئل ایشو سے اب ہٹنا نہیں چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, جو بھی اس کے اندر کلپریٹ ہے انہیں سزا ملنی چاہیے, اور وے فارورڈ بھی اس کے اندر تجویز ہونا چاہیے. اچھا راجہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ اس کمیشن کی جو قیام ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب جب کمیشن بن گیا ہے تو اب اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کمیشن بیٹھے, کمیشن تحقیقات کرے, اور تحقیقات کے بعد جو وہ اپنی سفارشیں دے گا اس پہ پھر آگے بڑھا جائے؟ تو اس پہ آپ کی کیا انپٹ ہے؟ دیکھیے صاحب یہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. قانون بھی یہی کہتا ہے, ہمارا جو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کا وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو جو پبلک امپورٹنس کا ہو جس کی بابت انکوائری کروانا ضروری ہو تو فیڈرل گورنمنٹ وہ کمیشن تشکیل دے گی. اس میں وہ میٹرز بھی شامل ہیں جو جنرل انٹرسٹ کے ہیں یا ڈائریکٹ یا پھر وائٹل کنسرن آف پبلک کے ہیں, ان کو بھی لیا جا سکتا ہے, ان پہ بھی انکوائری کروا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ جو کمیشن ہے یہ بار بار نیاز اللہ نیازی صاحب میرے محترم بھائی ہیں, ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ کے نیچے یہ کمیشن تشکیل دیا گیا اور وہ باعث ہوگا, اور اس سے پہلے بھی
पॉलिटिकल पार्टीज की, एक दो पार्टीज की स्टेटमेंट्स इस हवाले से आई। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस कमीशन को मैंडेट हासिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन इस पे डेलिब्रेशन की, घंटों उनके इजलास हुए, फिर जो उन्होंने कंक्लूड किया, जिस नतीजे पे वो पहुंचे, तो वो जो कंसेंसस डेवलप किया वो यही था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की जाए और एक प्रॉपर कमीशन तश्कील दिया जाए। तो कमीशन तश्कील दिया गया और ऐसे बंदे को कमीशन का सरबराह बनाया गया जिस पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का कोई वकील, पाकिस्तान का कोई कानूनदान या लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द उनके किरदार पे या उनके माजी पे या उनके कंडक्ट पे उंगली नहीं उठा सकता, और वो बड़े कॉम्पिटेंट भी है माशाल्लाह। अच्छा, एक मुझसे जवाब दीजिएगा कि आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये बेंच बार और ख़ासतौर पे बार तय करें या सियासी जमातें भी इस मैदान में कूदें? देखिए, सियासी जमातों का मुझे समझ नहीं आती। नियाजुल्लाह नियाजी साहब बैठे हैं, मैं फिर इनसे माजरत के साथ बसद एहतराम मैं अर्ज करता हूं कि पीटीआई कैसे जजेस के तर्जुमान बन गई। यानी जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ ये मामला हुआ था और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने तो मुबहम किस्म के इल्जाम नियाजी साहब तो कह रहे हैं कि मैंने भी उनका केस लड़ा था, हामिद खान से केस लड़ा था। कौन वकील है उनका? नहीं, नियाजी साहब की जो एफर्ट्स है, चलो मैं इसका जवाब देता हूं, आपसे ले लें उनसे जवाब। नियाजी साहब की जो एफर्ट्स हैं जाती हैसियत में, मैं उन्हें बिल्कुल, मैं देखा कि जो तहरीक थी वकला की उसमें भी बिल्कुल आगे आगे रहे, इन्होंने कोई वहां से बेनिफिट्स नहीं गेन किए। सारी बात वो इनकी जात नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं कि पार्टी कैसे तर्जुमान बन गई पॉलिटिकल पार्टी के बार बार ये कमीशन को रद्द कर रहे हैं, ये उनके एलिगेशंस को बिल्कुल कुरान के हर्फ मान रहे हैं। और जजेस का आप देखें कि जो खत लिखा उन्होंने, उसका पैरा नंबर 11 पढ़ लें, उसमें इंक्वायरी डिमांड नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जुडिशल कन्वेंशन कॉल किया जाए, वहां पे तकारीर हो और अदारों के सामने खड़ा कर दिया जाए। साहब, यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे जो अगले 2 सेगमेंट होंगे उसमें इसी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं, सियासी पहलू हैं, इंतजामी पहलू हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी कि ये जो कमीशन बन गया है इससे तवक्कुआत क्या हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र सारे मेहमानों का। नज़र साहब, आप ये बताइएगा कि 6 जजेस हैं और वो इंसाफ फराहम करने वाली सीट पर बैठे हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि जब उनके पास इस तरह की शिकायत थी, उनके पास इस तरह के शुबहात थे, अवामल थे, तो क्यों नहीं उन्होंने खुद एक्शन लिया? उन्होंने तौहीन अदालत में क्यों नहीं तलब किया? उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट क्यों नहीं की? उन्होंने उनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर क्यों नहीं की अपने से हाई फोरम पर? उनको बजाय से डायरेक्ट जाते वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या ख़त लिखते, वो ये फॉरम अपनाते तो ज़्यादा बेहतर था। जी तरतब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हाफिज़ साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अच्छी बातें की हैं, और लास्ट पे जाके चलो कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कहा है। देखें, जज साहबान ने अपने चीफ जस्टिस को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया है कि हमारे ऊपर ये प्रेशर हम लेते आ रहे हैं, क्योंकि हेड वही है, उन्होंने बता दिया है। और उस ख़त के ज़रिए अगर वहाँ करते तो फिर कहता कि शायद जज साहब का कोई ज़ाती अनाद है। ये बड़ा अच्छा हुआ है ये ख़त लिखना, कि उसमें कोई भी कह सकता है कि जज साहब को तो अपना कोई ज़ाती अनाद था कि उसने कंप्लेंट में बुला लिया, उसका कहना नहीं माना गया। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा फोरम चूज़ किया है, और राजा खालिद साहब की बात बड़ी अच्छी थी कि पैरा नंबर 11 जो है ख़त का, कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के 6 जजेस नहीं हैं, इसमें KPK के जजेस भी हैं, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, इसमें सिंध भी हैं, इसमें जाएँ हमारी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से पूछ लें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब जुडिशियल कन्वेंशन बुला लेते ना, बुला लेते तो इस्लामाबाद की तमाम जुडिशरी को बुला लेते, पूरे पाकिस्तान से बुला लेते। आप मतलब कह रहे हैं कि जलसे पे फैसला करते? नहीं, जलसा नहीं, कन्वेंशन। जलसा है ना सर, कन्वेंशन वकला का नहीं है, वो कानूनी फॉर्म तो नहीं है, कन्वेंशन कानूनी फॉर्म तो नहीं है सर। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बुला सकते हैं ना अपने, क्योंकि सारी जुडिशरी उसके अंडर है, वो सारी और तमाम चीफ जस्टिस साहबान उसमें मौजूद हैं। आपको पता है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की बातें सारी, और जजेस हमेशा नमाज पास करते रहते हैं। अब जो बात है जो खालिद साहब ने कही ना, कि एक तो बात है कि इसको पोलिटिसाइज हम नहीं कर रहे, ये कहना बिल्कुल गलत है कि PTI पोलिटिसाइज। PTI का ही वकील जो है, जो कल सेनेटर बना है, उसी ने शौकत अजीज सिद्दीकी का केस लड़ा है ना, राजा खालिद साहब ने तो नहीं लड़ा, हामिद खान ही नहीं लड़ा है, और उस केस में कामयाब हुए।
اب بات ہے آئین کی بالادستی اور میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. میرا ایجنڈا ٹوٹلی یہ کہ ادارے سارے میرے ہیں, فوج بھی میری ہے, آئین بھی میرا ہے, تمام ادارے میرے ہیں, لیکن آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی آخر بھی بات ایک چیز رہے گی سر, کیا جو ہیڈ ہے اس کو کرتا ہے پرائم منسٹر, ایگزیکٹو ہیڈ ہے, وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرتا ہے. ایگزیکٹو ہیڈ کے نیچے کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے کمیشن کی, اور کمپلینٹ کس کے خلاف ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف. تو بات تو لیگل سی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ فل کورٹ سن لیتی, سو موٹو لے لیتے چیف صاحب. ہو سکتا ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ کل کو ریکمینڈ کر دے کہ فل کورٹ بلا لے, وہ تو پھر اس کی ریکمینڈیشن پہ ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ جو جج حضرات ہیں, اگر انکوائری کمیشن ان کو طلب کرتا ہے تو سٹنگ ججز جو ہوں گے ہائی کورٹ کے, ان کو جانا پڑے گا, اور وہ جائیں گے تو پھر ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا ان الزامات کو, ان ثبوتوں کو جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے اوپر مداخلت کی جا رہی ہے. چور صاحب, ایک تو بالکل جانا پڑے گا, اور دوسرا جو ہے کہ وہ ثبوت بھی دینا پڑیں گے. اب اس کے اندر دو چیزیں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, اسلام آباد کے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سارے ممبرز کو, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مطلب ہے آرٹیکل 209. سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے یہ کنسیڈر کیا کہ 209 کا کیس نہیں بنتا. دوسرا اس کے بعد کیا آرٹیکل 184(3) کا کیس, آرٹیکل 184(3) کا بھی کیس نہیں بنتا, چونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس والا معاملہ نہیں ہے, یہ پیورلی ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اور جوڈیشری اگر جس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو 184(3) کے اندر انکوزیٹوریل پروسیڈنگس ہو سکتی ہے, انویسٹیگیشن یا کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ 184(3) کے نہیں ہو سکتی. پھر 184(3) کا پرابلم آپ کے ملک میں اب اور بھی آ گیا ہے کہ اس کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر آپ کو جانا پڑے گا. سیکشن 3 ہے, پھر سیکشن 5 کے نیچے انٹرا کورٹ اپیل بھی ہے, یعنی ان ججوں کے علاوہ پھر اور بھی جج اس چیز کو سنیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ لمبا ہے. اب اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے سمجھا ہے کہ جی میجورٹی نے جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے اور اس کی کانکرنس جو ہے وہ ساری اس کے پیچھے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے پاکستان کے چیف جسٹس یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ ٹرسٹ کیا ہے, اور اس ٹرسٹ کے مطابق معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ کی طرف گیا ہے, اور فل کورٹ نے کیا, تو پھر ان ججز کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان کو وہاں پہ جانا چاہیے اگر بلایا جائے, انہیں اپنے ڈیلیگیشنز کے ساتھ آنا چاہیے. لیکن دوسری جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایشو کو پیورلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی حد تک ہی ہمیں رکھنا چاہیے. دوسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف میڈیا ٹرائل ہوتا رہے, اور دوسری یہ ہے کہ کیا یہ ریکمنڈیشنز جو آئیں گی اس کے بعد سپریم کورٹ کاگنیزنس نہیں لے سکتی؟ ڈیفینیٹلی لے سکتی ہے سپریم کورٹ پھر بھی. اور پھر یہ ہے کہ پچھلے 5-7 سال کے اندر جو آپ کے سامنے ایک ہی فرد تھا, باقی تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں ہے جس کو ہم نے کانٹروورشل نہیں کیا. ایک اور جج صاحب جن کا نام تھا وہ ناصر الملک, وہ آپ کے سامنے 2013 کا کمیشن بنا, اس کے بعد پھر کیا اس چیز میرا راجہ خالد صاحب کہ ہی از دا بیسٹ چوائس فار دا سپریم کورٹ, فار دا ججز اینڈ فار دا سسٹم. اچھا راجہ صاحب, ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے جو عام آدمی کا ہے, میں قانون دان نہیں ہوں, اگر گستاخی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں پیشگی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے, پارلیمنٹ کو قانون بناتی ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے کہ قانون ایسے نہیں بنا لیں, ایسے بنا لیں. انتظامی افسران کو ہم نے دیکھا تھا تھاچر صاحب کے زمانے میں بھی کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری اور بڑے بڑے افسران جو تھے ان کو بلایا جاتا تھا, اور ان کو خاصی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی. تو جب جو وہ انتظامیہ ہے اس کو بڑا اعتراض تھا کہ ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی. تو یہ پوائنٹ آف ویو جو لوگوں کا ہے اس میں کس حد تک وزن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تینوں ادارے دے آل آر انڈیپینڈنٹ ایچ ادر, سب کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے معاملات میں قطعاً مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور اسی مداخلت کا بہت بڑا نقصان ہوا. ماضی قریب میں آپ دیکھ لیں کہ جب چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب, آپ آئین کا حشر دیکھ لیں کہ 63A جو تھی کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل تھا وہ اسے امینڈ کر دیا گیا کہ منحرف اراکین کے ووٹس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, which was totally against the mandate of the constitution of Pakistan. پھر یہ ہوا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا, اور شاید دنیا میں ایسی نظیر کم ملتی ہے, کہ جو پینڈنگ لیجسلیشن ہے بیفور دی پارلیمنٹ تو اسے سٹے کر دیا تھا انہوں نے. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ اس طرح کی جب بلیٹنٹ اس وقت, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو رول آف لا یاد نہیں رہا, اس وقت سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سوورینٹی آف دی پارلیمنٹ کیوں یاد نہیں رہا؟ افسوس کی بات یہ ہے. آپ جب بھی بات کریں, آپ جسٹس شوکت صدیقی کا آج یہی کہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ ججز تو اس وقت میرا بار بار میرے اس خط میں میرا جنہوں نے بار بار ذکر کیا
टाइम एंड अगेन जिक्र किया, मुझे कोट किया, और मेरे यानी जजेस ये कह रहे हैं कि उनके इल्जामात की तहकीकात करवाएं। यानी ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि उनके इल्जामात की तहकीक करवाएं। अपना नहीं कह रहे कि हमारी तहकीक करवाएं, अपना कहते हैं जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, एक जलसे में तकरीर हो, अदारों के साथ टकराएं और वहां पे फिर एक जलसा फैसला करे कि हमारे अदारे गलत ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। और इसमें चाहूंगा कि मैं न्याय साहब, चूंकि उनकी जमात ये मुतालबा कर रही है, इनकी तरफ से जो लोग हैं इनके मुतालबा कर रहे हैं, ऐसा भी एक तो ये कन्वेंशन वाली बात जो है वो तो किसी बंदे को समझ नहीं आती कि भाई एक ऐसा मामला जिसके तरीकाकार मौजूद है, प्रोसीजर मौजूद है, उसका फैसला करने का तरीकाकार मौजूद है, उस पर आप कन्वेंशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आपने भी कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो थे उनका आपने स्पोर्ट की मुकदमा लड़ा, उनका उस वक्त आपने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, जो उस वक्त के जो अफसरान थे, उनके इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। आज आप मुतालबा कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दे और हाई कोर्ट का दे दे। इस पे क्या वजह है, अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है, जो आपने पहली बात की कि ये जो थी क्वेश्चन आपका कन्वेंशन का, जो कन्वेंशन वाले क्वेश्चन में आप देखें ना, आप एक चीज़ को मेरे दोस्त समझ नहीं रहे कि 209 का लोग ये समझते हैं कि 209 में जज साहबान ने क्यों लिखा है। बहुत उन्होंने सोच समझ के लिखा है कि 209 का मैंडेट जो जाता है वो किसके खिलाफ जाता है, कि शिकायत टोटली और किसकी वजह से हो रही है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। शायद मेरे दोस्त चीज़ों को खोल के नहीं बता सकते, मैं तो बड़ा ओपन एक मिनट है ब्रेक से पहले तो आप बताइएगा कि इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया आप लोगों ने? इस्तीफे का मुतालबा इस वजह से किया है कि जब एक जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप अपने हलफ की पासदारी नहीं कर सके तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। साहब यहाँ तो ऐसे फैसले भी हुए कि एक दिन में 15 केसेस में जमानतें मिली। जो चेयरमैन साहब हैं, बानी चेयरमैन साहब हैं, वो अदालती फैसलों के नतीजे में बड़े अच्छे मजे से रह रहे हैं, उनको सहूलतें मिली हुई हैं। तो ये कैसे हो गया कि जी वो और लोग इलेक्शन लड़के यहाँ 100 बंदा आपका पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। बानी पीटीआई जो हमेशा से रूल ऑफ लॉ की बात करता आ रहा है और हमारे साथ था, उस तहरीक में भी साथ है। ये लोग तो बाहर बैठे थे, बानी तहरीक ही हमारी उस अदलिया की तहरीक में 180 मुकदमात। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा मैं 180 मुकदमात का फैसला लूंगा। अब ये नवाज शरीफ और जरदारी नहीं कि भाग जाए, उसने कहा मैं 180 मुकदमात का फैसला लूंगा, मैं सजा हूं या मैं क्विटल में रही हो। इस चीज पे क्लियर है। अच्छा, एक बात एक चीज का कि चीफ जस्टिस साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल देखें कि क्या वो एक आदमी के खिलाफ इतना आगे गया है कि उसने आखिर उन्हीं से आप कह रहे हैं कि वो कन्वेंशन बनाएं, उन्हीं को खत लिख रहे हैं, तो फिर वो कैसे वो कन्वेंशन ने फैसला करना है? कन्वेंशन में जुडिशियल, मैंने ब्रेक नहीं लिया, बात उन्हीं का जब सुप्रीम जुडिशियल के अंदर केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो हामिद खान साहब उन्हीं के साथ। ठीक है, ब्रेक के बाद जो हमारी गुफ्तगू का आखिरी सेगमेंट होगा उसमें जो बाकी मादा 2-4 इश्यूज हैं उनको वाइंड अप करेंगे। अब वेलकम बैक। राय साहब आपकी तरफ आता हूँ, एक पहलू आपकी तरफ रखता हूँ, चूँकि रिसेंट हिस्ट्री में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की मिसाल मौजूद है कि उनको जब उन्होंने बार से खिताब किया और इल्ज़ामात दोहराए तो उसके बाद कहा गया कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और उनको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। अब अगर इन्हीं जो मौजूदा जजेज़ हैं उन्होंने भी तकरीबन वही बात की है जो शौकत साहब ने की है, तो क्या उन पर भी ये बात, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की बात है वो लागू हो सकती है? दूसरी बात कि जब ये केस शुरू होगा, जब ये इंक्वायरी कमीशन जो बैठेगा, तो इतना अवामी अहमियत का मामला है, ये बेहतर नहीं होगा कि इसको फिर लाइव दिखाया जाए कि कौन लोग आते हैं, क्या बात करते हैं और क्या सबूत पेश करते हैं? अच्छा चौधरी साहब, पहले मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब दे दूं। ये जो है ना, उसकी प्रोसीडिंग को रेगुलेट वो जो कमीशन है वो खुद करेगा कि उसने उसे कैसे करना है, उसे लाइव दिखाना है नहीं दिखाना, ये तो वो खुद करेंगे। और ये उसमें एक्ट में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने का या तरीकेकार उसे चलाने का वो उनके पास होगा। एक बात जो मैं अर्ज कर दूं, एक तो अहमद खान साहब ने बहैसियत पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का केस नहीं लड़ा था, बल्कि उनका जाती ताल्लुक था और एक अरसे के साथ से वो शौकत सिद्दीकी साहब भी उसी ग्रुप का वकला में हिस्सा थे जिसे अहमद खान साहब लीड कर रहे थे। अहमद खान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने बहुत नहीं वो आप उसी से, लेकिन मैं वो नहीं। अब दूसरी बात जो रूल ऑफ लॉ की बात है, बात यह है कि इन्होंने मुतालबा किया जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्तीफा दे दे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे दे। शौकत सिद्दीकी जब केस था
तो आपने क्यों नहीं मुतालबा किया था कि साकिब निसार इस्तीफा दे दें? आपने मुतालबा किया था कि अनवर कासी, जिस पे डायरेक्ट इल्जाम था शौकत सिद्दीकी साहब का, वो इस्तीफा दे दें। बल्कि आप तो उनको बचाने के लिए और उनके तो वो तो आपके लिए कंपेन करते रहे। फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ को इससे सुहेल साहब, आप बहुत सीनियर माशाल्लाह और सीजन किस्म के जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को जेल में जो फैसिलिटीज हासिल हैं वो पाकिस्तान की तारीख में किस कैदी को हासिल रही? रूल ऑफ लॉ तो ये है कि कहें मैंने किसी का एसी उतारने का कहा था, मेरा भी उतार दे, मुझे सहूलतें नहीं चाहिए। आपको 30 फीट का कमरा छोटा लग रहा है, सारी सहूलतें। रूल ऑफ लॉ नहीं, ये रूल ऑफ लॉ आप समझते हैं कि जो आपको जचता हो वो रूल ऑफ लॉ है, ठीक, इधर आप पे फिट आता हो। ठीक है, मैं हाफिज साहब को इन्वॉल्व करूँगा आपसे। ये जो राजा साहब का नुकता है ना, इससे और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने नुकता नज़र बयान किया, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी, उससे लगता यूँ है कि इस मामले को, जो कि इंसामी मामला है, आइनी मामला है, रूल ऑफ लॉ का मामला है, और बिल्कुल ठीक है कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी जज पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसकी सियासी पहलू अब जो है ज़्यादा उजागर हो रहे हैं। ये ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और उस ख़तरनाक की बुनियादी वजह यह है कि हमने पिछले 10-12 साल से ये तय कर लिया है कि हम चीज़ों को चौकों चौराहों के अंदर करेंगे, हम अदालत के अंदर भी नहीं करेंगे और ना हम किसी चीज़ को मानेंगे। कोई आप फैसला देख लें ना, आप ना हम इलेक्शन को मानते हैं, ना हम फैसले को मानते हैं, ना हम जजेस को मानते हैं, ना हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मानते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मानते हैं। आप पिछली 12, 14, 15 साल की आप देख लेना, उसका रिजल्ट्स क्या निकला ये है कि आपका सारा सिस्टम ये है कि हर फैसला सड़क पर हो या सियासी जलसे में हो। दो है ना, या फैसला मेरी फेवर के अंदर आए तो बिल्कुल ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सारी है ना, सारी है ना कि जब फैसला आके में आ जाए तो कहते हैं बल्ले बल्ले, और जब फैसला ना, मैं दोनों चीजें कर रहा हूं। मैंने आपके सामने पाकिस्तान के इलेक्शन का प्रोसेस भी रखा है। आप 2013 का इलेक्शन देख लें, 18 का देख लें, 24 का देख लें, आपके सामने एक नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज का आएगा और उसी दिन आता है जिस दिन शाम को रिजल्ट्स है। आप वही चीजें जो हैं वो आप कमीशन के अंदर देख लें, चाहे वो आपका कमीशन बने, चाहे आपका फैसला आए, चाहे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुने, हम उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि अब जजेस ने भी हाथ दौड़ने शुरू कर दिए हैं कि यार खुदा। और मैं समझता हूं कि अभी भी चीफ जस्टिस ससदत जिलानी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है इस मामले के अंदर और दूसरा इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने किया है कि एक सिर्फ उन्होंने एग्जीक्यूटिव के कहने पे नहीं कॉन्सेंट दी, इसके पीछे जो कॉन्सेंट है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की है। उन दोनों को जब उन्होंने देखा है, लेकिन मैं अगली चीज आखिरी जो कि मिनट है लास्ट में इसके अंदर ये कहूंगा, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये मामला आगे की तरफ जाना शुरू हो गया है ना, तो हमें इसे जाने देना चाहिए, इसको अननेसेसरीली ड्रैग नहीं करना चाहिए। ये जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी इसका बेहतर फैसला करे। सब ये बताइएगा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, इस बात की तवक्को है कि माजी की तरह ये, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोजीशन ले ली है, हम किसी वकला तहरीक की तरफ जा रहे हैं कि वकला तहरीक चले और फिर उसी तरह जलसे हों, जुलूस हों और सड़कों पर जो है वो लोग आएँ और उनकी हिमायत करें और मुखालफत करें? आपकी पार्टी का फैसला है या वकला का फैसला है? साहब मैं एक चीज़ बताता हूँ, पार्टी को एक साइड पे रख दें। आपने हमारा तारफ़ कराया कि हम आप वकील की पहचान है, मेरे नज़दीक आपकी पहचान ज़्यादा जो है वकील के तौर पर है। मेरे लिए पार्टी से हट के मैं वाहिद बंदा होऊंगा पार्टी में शायद कि मैं आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ, करता रहूँगा। आप पिछला इलेक्शन उठा के देख लें कि अगर ये इलेक्शन इस तरह हुआ, आप कहते सड़कों पे किस तरह, मेरे साथ दोनों दोस्त बैठे हैं, मैं इनकी राय, इनको पता है कि किस तरीके से फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया गया। क्या इस चीफ जस्टिस आप फोरम पे होगा ना? नहीं, एक सुन तो लेना तारक साहब, एक मैं एंड कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इन आरओ से इलेक्शन ना कराएं। अब हमें क्या तवक्को है कि एक जो मैंडेट लेके एक पार्टी आई है, आपने उसको बहर कर दिया जो 202 सीट पे जीत रही है। हम चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हर पार्टी को उस तरह दें। एक पार्टी, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, ये जो है सारा कुछ हो रहा है ना, अभी भी वो इस चीज को नहीं छोड़ रहे। अभी भी जाके एक गवर्नमेंट बना के चलने वाली, जिसके पास स्टोलन मैंडेट था उसकी गवर्नमेंट बना के उसको कमीशन 2018 में बिल्कुल आपके पास सिलेक्टेड है। तहरीक इस वजह से चलेगी कि मैंने पहले बता दिया कि हमारी किसी अदारे, अब हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की और खालिद साहब ने, हमारा मिशन ये कि हर अदारा अपने डोमेन में काम करे, उसके लिए चलेगी और इंशाल्लाह वकला तहरीक अपने राइट्स के लिए चलेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए चलेगी। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उन्हें कभी भी पीटीआई ने जुडिशियल रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए अप्रोच नहीं किया।
آپ اس کو دیکھیں ہاں، جب اس کا نہیں جواب نہ دوں گا، میں اس ایک کا میں سیکنڈ جواب دوں گا نا جب پھر۔ الیکشن ڈیٹ پہ معاملہ گیا تھا تو صرف الیکشن ڈیٹ کے متعلق تھا. چلے بس اچھا اور ون لائن اور ہے اور ون لائن اس کے اندر اور ہے کہ اگر ہم ایک تحریک چلاتے ہیں تو وہ پہلی تحریک تو چیف جسٹس کو واپس لانے کے لیے تھی, تو اب کیا تحریک اس چیف جسٹس کو لے کے جانے کے لیے. راج صاحب کمنٹ لے لو پھر آپ کو ایک سیکنڈ میں راج صاحب آپ کمنٹ کیجیے گا. صاحب ایک گزارش کر دوں کہ 2013 کے الیکشن میں جو جوڈیشری نے الیکشن کروائے تھے اور خان صاحب نے سڑکوں پہ کہا تھا, چوکوں اور چوراہوں میں کہا تھا, چودھری افتخار صاحب کو کہا تھا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ وہ جوڈیشری کروائے تو میر جعفر اور میر صادق. ٹھیک ہے آخری میں آپ کا کمنٹ راجہ صاحب آ گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ بتائیے گا, 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. کروں گا حافظ صاحب کو بھی اور راجہ صاحب کو, آپ بھی کسی عدل کی تحریک کا حصہ بنے. میں ایک وہ کیونکہ نظام عدل ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا عدل بنا کمزور ادارے, عدل بنا کمزور اکائیاں, عدل بنا جمہور نہ ہو. یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ نئی صاحب ٹرسٹ کرنا چاہیے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. حافظ احسان احمد صاحب سینئر وکیل سپریم کورٹ, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا انپٹ دیا, بہت شکریہ. راجہ خالد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ رہے. راجہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور نیاز اللہ نیز صاحب سینئر وکیل اور ممبر کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف, سر آپ کا شکریہ. یہ تھا آج کا شو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مہربانی.